लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए परमिशन मांग रहा होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। एक नया पेपर है, थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूंगा। इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं। प्योर मैथमेटिक्स पढ़ने की शुरुआत है बच्चों, ये आप लोगों के लिए। और अगर आपने ये इस बार अच्छे तरीके से समझ लिया तो आगे लीनियर अलजेब्रा में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी में हम लोग अमूर्त कहते हैं। अमूर्त का मतलब होता है जिसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, जिसकी पिक्चर नहीं बनाई जा सकती, जिसका इमेजिनेशन नहीं हो सकता, वो अमूर्त है। उसकी क्वालिटीज हम जान सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कैसा दिखता होगा ये बना पाना मुश्किल है। इसीलिए नाम दिया गया है कि विजुअलाइजेशन के बजाय उसकी क्वालिटी पे फोकस किया जाए। तो एब्स्ट्रैक्ट तो जीवन में भी बहुत सारे जो आता है। एब्स्ट्रैक्ट के कंसेप्ट को अगर आप शुरू से देखेंगे तो गौतम बुद्ध ने शुरुआत में माना है। उससे पहले जो हमारा भारतीय समाज रहा है उसमें देवी देवताओं के बहुत सारे मूर्तियां रही हैं। उस समय फोटोग्राफी तो थी नहीं, मूर्तियां थी कि साहब ये इस भगवान की मूर्ति है, ये ऐसी मूर्ति है, ये ऐसे दिखते हैं। ये एक आम इंसान को समझाने का तरीका है। बुद्ध ने सबसे पहले इस धारणा को तोड़ा है। और गौतम बुद्ध के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो उन्हें सत्य अहिंसा की बात की कि जीवन में अगर आप सच बोलते हैं ना, आप नैतिक तौर पर सही काम करते हैं तो पर्याप्त है, इतना ही। बुद्ध ने इस रूप को माना। तो बुद्ध, ये अलग बात है, बाद में बुद्ध के भक्तों ने बुद्ध को भी नहीं बख्शा। उनने तो कहा था मूर्तियों की जरूरत नहीं है, जीवन में अपना लो चीजों को, सच को। लेकिन बुद्ध के मरने के बाद उनके भक्तों ने सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की बनाई। गौतम बुद्ध हर जगह दिखेंगे आपको। तो अमूर्त का मतलब होता है जहां विजुअलाइजेशन भले ही ना हो लेकिन उसकी क्वालिटीज होती। तो अब मैथमेटिक्स में ये बहुत शानदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। अभी इतना डिटेल में न जाते हुए इस बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि हम यहाँ दो थ्योरी पढ़ेंगे। एक को हम लोग ग्रुप थ्योरी कहते हैं और दूसरे को रिंग थ्योरी। रिंग जो है वो ग्रुप का ही एक्सटेंशन है। बेसिकली ग्रुप थ्योरी अगर आ गई तो रिंग थ्योरी में बहुत सारी चीजें वही रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक। तो ग्रुप थ्योरी हम जब समझेंगे तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि हम कौन सी किताबों को पढ़ें, किस किताब को फॉलो करें। तो कुछ बुक्स के बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो मेरी नजर में ये काफी अच्छी बुक है, जोसेफ गैलियन, जो नॉर्मली मैं भी फॉलो कर रहा होता हूँ। गैलियन की बुक मुझे हमेशा बहुत पसंद आई। मेरे अलजेब्रा पे पहले भी लेक्चर है लेकिन मैं उसमें क्वेश्चंस कम कर पाया था क्योंकि वो केवल वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर थी। अभी मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो मैं लेक्चर के साथ साथ एक्सरसाइज पे काफी फोकस करूंगा, क्वेश्चंस पे। पर्याप्त मात्रा में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो गैलियन को हम कोशिश करेंगे कि एक बड़ा हिस्सा गैलियन का कवर हो जाए। गैलियन आपको अगर समझ में आ जाती है तो ये नरोसा पब्लिकेशन से है, तो अच्छी बात है। मैं क्वेश्चंस के लिए एक किताब को और फॉलो करता हूँ, आर कुमार, ये वर्धमान पब्लिकेशन से है। ये ऑनलाइन नहीं मिल पाएगी आपको। कई टीचर कहते हैं कि ये बहुत स्टैंडर्ड किताब नहीं है, लेकिन उनकी बात सही हो सकती है। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे बच्चों को जो जरूरत है उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। और बाकी किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, ये नहीं मिल पाएगी।
ये आपको दिल्ली में अगर आपके कोई परिचित है तो आपको वहां से मंगानी पड़ेगी। आर कुमार। इसके अलावा अगर अलजेब्रा फील्ड में किसी को लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ी किताब मोटी चाहिए तो फिर मेरे ख्याल से डमिट एंड फुटे की बुक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सारा कवर कर देती है, यूजी पीजी सब कवर कर देती है। ये वाइली से आती है, वाइली पब्लिकेशन से, डमिट एंड फुटे। एक बुक और है जो मैं फॉलो अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बीएससी को टारगेट करूंगा, भले ही मैं ठीक है उन चैप्टर्स में डीप तक लेके जाऊंगा आपको। तो अगर जो भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास, ये निश्चित मानिए कि उन्हें भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कभी जिंदगी में समय मिले तो एक बार जरूर इसको देखिएगा जरूर। आयन हस्टेन की बुक, पब्लिकेशन मुझे याद नहीं, हो सकता वाइली हो या जो भी हो। आयन हस्टेन मिल जाती है अपने आप में, क्लासिक बुक है। हस्टेन साहब जो है की वजह से जो यहूदी यूरोप छोड़ के अमेरिका गए उनमें से एक ये भी रहे, और हस्टेन की जो बुक है वो क्लासिक मानी जाती है अपने आप। और एक बुक और मैं नाम मिस कर रहा हूँ, पिछली बार मैंने बोला होगा, आप में से कोई स्टूडेंट रिकॉल करा सकते हैं? सर भामरे। नहीं, माइकल, बाप बेटे दोनों है वो। सर माइकल आर्टिन। माइकल आर्टिन, आर्टिन की बुक। एक्चुअली माइकल आर्टिन और एमाइल आर्टिन बाप बेटे करें। और जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं वो इनमें से फिर कोई भी फॉलो करे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर्याप्त है इतना, अगर आप इतना करें। किताबों के लिए कभी भी कोशिश करें कि कोई अच्छी किताब ही पढ़ें। शुरुआत थोड़ा मुश्किल पड़ेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा। आप जिंदगी में कहीं भी जाएंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी। तो शॉर्टकट मत अपनाइएगा, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो। तो मैंने तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा है अभी तक वो इन्हीं को देखा है, और इनमें से जो ऊपर की दो हैं उनको ज्यादा देखा है। बाकी तीनों भी मेरे पास हैं। कई बार सोचता हूँ कि कोई अच्छे ग्रुप कुछ मिल जाए तो थोड़ा और डीप जा पाए। अभी तक तो हो नहीं पाया है, इस बार हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों, ये हमारे पास बुक्स के बारे में आ गया। अब हम लोग जब यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं तो मैंने कहा कि ये प्योर मैथ्स की शुरुआत है। आप लोग अभी तक जो बीएससी फर्स्ट ईयर तक आप लोगों ने पढ़ा होता है वो बहुत एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन है। यहां पर अब आपको बड़ी गहराई से सोचना है। प्योर मैथमेटिक्स के दो ही पार्ट होते हैं। बेसिकली मुझे ऐसे समझाना चाहिए कि जब मैथ्स की आप बात करते हैं, हर सब्जेक्ट में यही होता है। तो एक होता है प्योर और एक होता है अप्लाइड। हर सब्जेक्ट में यही हालत है, प्योर और अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होता है, और जो प्योर है, प्योर में बच्चों हम प्योर को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक तरफ हम एनालिसिस की बात करते हैं और दूसरी तरफ अलजेब्रा की बात करते हैं। अप्लाइड में भी बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, जिसमें अप्लाइड मैथ्स तो है ही हमारी, इसमें कई ब्रांचेज हैं। दूसरा इसमें स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, और तीसरा इसमें ऑपरेशन रिसर्च आ जाता है। मालूम तो होना ही चाहिए, भले ही हम पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि सारे पेपर एमएससी तक आ जाने हैं। शॉर्ट में इसको ओआर कह देते हैं हम लोग, ऑपरेशन रिसर्च को। कई लोग इसको इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल या बिजनेस मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही होंगे, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है।
स्टेट में भी अगर डीप जाएंगे ना तो जबरदस्त मैथमेटिक्स है। अप्लाइड स्टेट तो बहुत छोटा पार्ट है। अप्लाइड मैथ्स में जो आप लोग बीएससी के दौरान, एमएससी के दौरान जो चीजें पढ़ते हैं बच्चों, उसमें डायनामिक्स है। फिर डायनामिक्स में भी कई ब्रांचेज हैं कि भाई डायनामिक्स किन चीजों को, डायनामिक का मतलब जो गति कर रहे हैं, जो डायनामिक है, तो फिर गति करते हुए पढ़ना क्या है। अगर आप सॉलिड पढ़ते हैं तो डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी हो जाएगा। अगर आप लिक्विड पढ़ते हैं तो वो फ्लूइड डायनामिक्स या हाइड्रोडायनामिक्स हो जाएगा। इतना ही पढ़ाते हैं। ऐसे स्टैटिक्स में भी हाइड्रोस्टैटिक्स, पीडी और या ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब अप्लाइड मैथ्स का हिस्सा है। आप इन्हें अप्लाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज होंगे, आप ढूंढेंगे तो ढेर सारी मिल जाएंगी। जब अलजेब्रा आप पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों, तो उसमें आप लोग ग्रुप थ्योरी की बात करेंगे, आप रिंग थ्योरी की बात करते हैं, आप लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे होते हैं, आप नंबर थ्योरी की बात करते हैं, और फिर इन्हीं में फिर हर एक के दो दो तीन तीन ब्रांचेस डेवलप होते जाती हैं। आपको गैल्वा थ्योरी आती है, पता नहीं बहुत सारी चीजें। ये आप लोग बेसिकली एमएससी तक के पेपर पढ़ते हैं। हाँ, अप्लाइड में न्यूमेरिकल एनालिसिस का नाम लेना भूल गया था मैं, जो आप लोगों ने पढ़ा होता है। और भी कई चीजें आएंगी इसमें। एनालिसिस में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो आपको बुक पढ़नी चाहिए वो रियल एनालिसिस है। आपको रियल लाइन को अच्छी तरह समझना चाहिए। जब आप रियल लाइन समझें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अगर कोई इतना एनालिसिस समझ गया तो मेरी नजर में उसको एनालिसिस आता है, इतना बहुत होता है। अगर आ जाए तो फिर आप बाकी चीजें कर लेंगे। अगर ऐसा होता है रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो आप मेजर सीख जाएंगे। मेजर थ्योरी, टोपोलॉजी, फंक्शनल, इस तरह की चीजें एनालिसिस का पार्ट है। इक्का दुक्का चीजें छूट जाएंगी। ये मोटे तौर पर एक आइडिया है कि मैथमेटिक्स में प्योर मैथ्स में जाना है, अप्लाइड मैथ्स में जाना है। कई लोग कहते हैं कि प्योर की वैल्यू ज्यादा है, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं अप्लाइड की वैल्यू ज्यादा है। बच्चों, आपको नॉलेज होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है तो आप प्योर में जाएं, अप्लाइड में जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा बहुत ये आइडिया आ रहा होगा कि हम कहाँ को जा रहे हैं। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि हम यहाँ पढ़ेंगे क्या क्या। इस पूरे कोर्स में हम किन चीजों पे फोकस करेंगे, अब मैं थोड़ा सा आपको रफ आइडिया देता हूँ। यहां तक कोई बात किसी को कुछ पूछनी है, कुछ कहना है तो बोलिएगा। किसी को कुछ नहीं पूछना है? ब्रॉड आउटलाइंस, मोटे मोटे तौर पर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहले सीखेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बल्कि बाइनरी भी छोड़ो, मैं तो आपको ऑपरेशन मैथमेटिक्स में जिसको कहते हैं वहां से सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग आएंगे कि ग्रुप किसको कहते हैं, ग्रुप थ्योरी, ग्रुप से रिलेटेड चीजें और उसके एग्जाम्पल सीखने के बाद हम लोग आएंगे सब ग्रुप्स के बारे में कि सब ग्रुप किसको कहते हैं। ग्रुप का ही सबसेट होगा, जाहिर सी बात है, नाम से क्लियर है। सब ग्रुप्स की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद, सब ग्रुप की नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्रोसेट। और क्रोसेट जब पढ़ेंगे तो क्रोसेंट ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हमें पढ़ना चाहिए परमुटेशन ग्रुप्स के बारे में। परमुटेशन ग्रुप्स
इसी का एक पर्टिकुलर केस में डाइहेड्रल भी पढ़ाऊंगा। डाइहेड्रल ग्रुप क्या होता है, इस पे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? कई लोग इसी का पर्टिकुलर केस आइसोमॉर्फिज्म भी कहेंगे, वो पर्टिकुलर केस है, वो हम पढ़ेंगे। लैग्रेंज थ्योरम, जो अगर सबसे ग्रुप थ्योरी की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई एक थ्योरम मानी जाए तो हम लोग उसे, और क्या छूट रहा है, कोई स्टूडेंट रिकॉल करा सकते हैं? लैग्रेंज थ्योरम, कैले थ्योरम, हेलो, अरे भाई मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. बीएससी के लेवल पे मेरे ख्याल से बच्चों यही सब चीजें हैं, ब्रॉड आउटलाइन की बात करें तो हम इतना ही बताएंगे उसमें। उसके बाद फिर हम लोग रेंट थ्योरी पे थोड़ा सा बात करेंगे, यहाँ इतना ही हो पाएगा। हाँ, कोशिश करेंगे कि इस जोन में जितना मैंने पढ़ाया इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मदद करेंगी। रिंग थ्योरी में जब आप लोग पढ़ते हैं तो रिंग क्या होती है इस पे पढ़ेंगे, रिंग की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे आएंगे, उसके बाद इंटीग्रल डोमेन्स हम लोग पढ़ेंगे। इंटीग्रल डोमेन के बाद हम लोग फील्ड पे आ जाएंगे, फील्ड के बाद हम लोग आइडियल के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। फील्ड और आइडियल मेरे ख्याल से बीएससी के लेवल पे हम अगर आइडियल तक ढंग से समझा पाए तो ये काफी है। उसके बाद समय की उपलब्धता पे डिपेंड करता है बच्चों कि अगर समय मिलता है तो मैं चीजें आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ग्रुप थ्योरी जितनी मैंने पढ़ाई है इससे ज्यादा तो अभी छूट गई, और रिंग थ्योरी तो शुरू भी नहीं हो पाई है। लेकिन अभी हमारा टारगेट पहले इतना रहेगा, अगर हम इतना भी अच्छी तरह सीख गए ना तो आपको महसूस होगा कि हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी। तो यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब मैं आप आगे बढ़ाता हूं कि हम ब्रॉड आउटलाइन ये है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन होता क्या है, किसको ऑपरेशन कहते हैं, हम लोग इस पे बात करते हैं। हम लोगों को सेट पता है सभी को ना, सेट। किसी स्टूडेंट को ऐसा है कि सेट की डेफिनेशन या सेट क्या होता है क्लियर ना हो तो बोलिएगा, अगर सेट क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। सेट में मान के चल रहा हूं सबको आता होगा। अभी क्योंकि बहुत ज्यादा डीप नहीं जाते हम लोग, तो शुरुआत में याद रखिए बच्चों, हम लोग इससे कैसे दिखाते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया है तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर के सेट को हम इस तरह से दिखाते हैं। इसमें आप 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऐसे भी लिखते हैं, और कुछ किताबों में ऐसे लिखा होता है 3 डॉट फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो। कुछ जगहों पर ऐसा लिखा होता है, आपने दोनों ही सिंबल देखे होंगे इसमें। तो दूसरा इंटीजर के अलावा जो हम लोग यूज करते हैं सिंबल, तो नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सारे लोग जानते होंगे, 1 2 3 एंड सो। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं रेशनल्स, सेट ऑफ रेशनल्स। आर सेट ऑफ रियल्स, और सी
पता नहीं अब अपने आप की क्यों बना ले रहा है इतना। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये आपके पास कुछ सिंबल है। आप लोग में से ऐसा हो सकता है कि कई स्टूडेंट को ये ना पता चल रहा हो कि हम तो आज तक जेड लिखते थे, एन लिखते थे, क्यू लिखते थे, आर लिखते थे, या खाली सी बना लेते थे। अब ये डबल डबल लाइनें क्यों डाल रहे हैं? क्या ऐसा सवाल किसी के दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। नहीं, क्या यस सर मतलब बताना है या नहीं? सर बताना। बता दीजिए। अच्छा बच्चों, आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा एक ही सिंबल अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है। अगर आप V यूज कर रहे हैं तो कहीं पर वेलोसिटी के लिए यूज हो रहा होगा। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो पोटेंशियल के लिए यूज हो रहा होगा। ऐसा देखा होगा नहीं आपने? किसी और सिंबल के लिए ऐसा बता सकते हैं आप? कोई और सिंबल जो दो जगह यूज हो रहा हो? फिजिक्स में कोई सिंबल जो दो जगह यूज हो रहा हो, ऐसा आपने कहीं पढ़ा या देखा है कोई सिंबल? कोई सिंबल नहीं। सोचोगे कई मिलेंगे ऐसे। आपको बताना पड़ता है कि कौन से रेफरेंस में कहां पर ये सिंबल क्या बता रहा होता है हमेशा। कई लोग इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यूज करते होंगे। इसको देखना। हेलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आई यूज किया था। यस सर। तो कई Yes, लोग sir. इसको करंट के लिए भी यूज किया होगा। यस सर। तो आप लोग गौर कर रहे हैं, फिजिक्स में कई बार ऐसा हो रहा है कि एक ही सिंबल कभी किसी एक काम के लिए यूज हो रहा है, बाद में किसी दूसरे काम के लिए यूज हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा? यस सर। हाँ। तो बच्चों, मैथ्स में ये परेशानी से बचने के लिए मैथमेटिशियन ने कुछ चीजें तय कर ली। क्या तय कर लिया? उन्होंने कहा भाई हम इंटीजर का जो सेट है उसके लिए डबल लाइन डालेंगे। ये देखो, जेड में 8 लाइन बीच में और डाल देंगे। नेचुरल नंबर के लिए यही डालेंगे। तो ये रेशनल में क्यू बनाते समय 8 लाइन ऐसे डाल देंगे। ये ऐसे क्यू बनाया, 8 लाइन ऐसे डाल दी। आर में भी ये डबल लाइन डाल दी। सी में भी सी लिखा और ये डबल लाइन डाल दी। तो इससे ये होगा बच्चों कि कभी भी ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये सिंबल क्या बता रहे हैं। जैसे यहां बताना पड़ता है कि ये सिंबल से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है फिजिक्स में। तो मैथ्स में इन सिंबल में हमेशा यूनिटी है, यूनिफॉर्मिटी है। दुनिया के किसी भी मैथ्स ऑथर की किताब पकड़ लीजिए, जो अच्छी किताबें होंगी, आपको जहां पर भी जेड ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, आप समझ जाइए इंटीजर की बात हो रही है। जहां भी एन ऐसा मिलेगा, इसका मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो बताना नहीं पड़ता कि ये क्यू या एन क्या बता रहा है यहां पर। तो आपका बार बार ये बताने वाला जो समय है वो बच जाता है। क्या मैं आप समझा पाया? Yes, sir. हाँ, तो ये रिजर्व हो गए, ये सिंबल रिजर्व हो गए कि ये सिंबल इन्हीं चीजों के लिए यूज होंगे। बाकी ऐसा नहीं है, कई सिंबल ऐसे होते हैं जो अलग अलग राइटर अलग अलग यूज करते हैं, लेकिन इनमें सब में सहमति है भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा, रेशनल ऐसे ही, रियल ऐसे ही, नेचुरल ऐसे ही और इंटीजर ऐसे ही। तो इसलिए पहले तो सबसे पहले समझना जरूरी है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा काम इन्हीं पे करते हैं बच्चों। अगर आप एक बार अच्छी तरह से ये रेशनल, रियल, इंटीजर ये समझ गए तो हमारे लिए आसान हो जाता है यहां से समझाना कि इनमें क्या किया जाए।
ये सेट तो ठीक है, सेट थ्योरी हो गई, सेट में यूनियन इंटरसेक्शन ऐसी चीजें पढ़ी होंगी आपने। हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम लोग अब बताते हैं ऑपरेशन, मैथमेटिक्स में ऑपरेशन कैसे होते हैं, किस तरह के ऑपरेशन होते हैं। तो बच्चों प्राइमरी क्लास में हम लोग समझते हैं, जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे 5वीं क्लास तक, तो प्राइमरी में हमने 4 ऑपरेशन पढ़े थे, हम सब नहीं पढ़े, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये चारों को सीखने में ही हमने 1-2 साल लगा दिए होंगे, हम सब ने यही किया हो। अब यहां पर गौर करिए, हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया। तो मैं कोई सेट ले लेता हूं, अब सेट एस ले लिया मैंने, और उस सेट में ये ऑपरेशन ले लिया, ये ठीक हो गया। अब क्या करना हुआ, सेट में कोई 2 एलिमेंट लीजिए, ले लिए साहब, कोई भी 2, उनको जोड़िए और देखिए कि क्या ये भी एस में ही आया, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर ऐसा हमेशा हो रहा है, ये सिंबल तो देखिएगा, ये फॉर एवरी या कई जो फॉर ऑल भी लिखा होता है, ये सिंबल आपने देखा होगा, वी बनाइएगा और बीच में काट दीजिएगा, फॉर ऑल या फॉर एवरी ऐसे लिखा जाता है। बच्चों दोनों का एक ही मीनिंग है, जो हर बच्चे के लिए कंपलसरी है वो सबके लिए है, मतलब जो सबके लिए कंपलसरी है वो हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। स्कूल में सोचिए, अगर मैं ये कहूं कि कल सभी बच्चों को 10 बजे आना है, इसका मतलब हर बच्चे को 10 बजे आना है। कल 10 बजे हर बच्चे को आना है, इसका मतलब सभी को आना है। तो फॉर ऑल या फॉर एवरी समझिए, एक ही चीज। सर हाँ जी, सर कहीं कहीं पे फॉर एनी लिखा रहता है, तो उसका भी मीनिंग बता दीजिए। फॉर एनी, यस सर। तब भी वही बात आएगी। ओके फॉर, सर। हाँ, फॉर एनी का मतलब जो वो सेट डिफाइन होगा उसमें कोई भी, 8 मिनट बेटा, हाँ ओके सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे डिलीवरी का कुछ मैसेज हाँ तो उनको फोन आएगा, कर लेना, तुम लोग अटेंड करना, कहना पापा क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आप एक बात समझिए बच्चों, हम लोगों ने जैसे ना, मेरे पास एक छोटा सा सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना ही है बस। अब मैंने इसमें ये ऑपरेशन लगा दिया, एडिशन वाला, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे कि कोई भी 2 एलिमेंट जो हैं इनके लीजिए और उनको जोड़िए, इसी का हिस्सा होंगे या नहीं, तो कभी कभी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे 2 + 5 किया तो 7 आया, तो 7 तो एस में बिलोंग करता है। लेकिन अगर 8 + 9 कर दिया आपने, तो जो आएगा वो इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो यहां से एक नई समस्या आई, ये जो ऑपरेशन है इनमें भी हम कुछ खास ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो गई है। हम एक ऐसा ऑपरेशन चाह रहे हैं बच्चों, जिसमें कोई भी एलिमेंट लें और उनको जोड़ें तो वो उसी सेट का हिस्सा हो। मतलब एक मिनट, हाँ, फिर कुछ हैंड कर रहा है। जैसे अब मैं दूसरा सेट ले रहा हूं, नेचुरल नंबर का सेट ले रहा हूं। तो नेचुरल नंबर का सेट बच्चों ये है 1 2 3 एंड सो। कभी भी आप डॉट करें तो बहुत सारे डॉट डॉट की जरूरत नहीं है, 3 डॉट पर्याप्त है बात समझाने के लिए। ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर लीजिए, ए और बी, वो नेचुरल नंबर है। तो ए + बी जो होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा, कोई भी 2 लें तो। यस सर। यस Yes, सर। sir. ये हमेशा एन होगा। और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन? Yes, फॉर sir. एवरी, इसका मतलब है कोई भी ए बी ले लो। यस सर। तो बच्चों ऐसे ऑपरेशन को इस सेट में नया नाम दे देंगे और उसे कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। आप ध्यान से सुनिएगा, बाइनरी ऑपरेशन तब है कोई ऑपरेशन
जब ऑपरेशन लगाया जाए और कोई दो एलिमेंट ले ली जाए, ये इनपुट हो गए फिजिक्स की लैंग्वेज में, और जो ऑपरेशन के बाद आ रहा है दोनों को जोड़ के जैसे आउटपुट, तो वो भी उसी सेट का हिस्सा होना चाहिए, बाहर नहीं। यहां पर गड़बड़ था। तो एक बार बताओ, ये एस में जो एडिशन है, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? नो सर। नो सर। हाँ, किसी बच्चे को नहीं आता है तो निश्चिंत होकर बोलिएगा, सर हमें नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कई बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो घबराइएगा मत। तो बच्चों, अगर मेरे पास ये सेट है तो उसमें कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, उनका सम अगर हमेशा उसी का हिस्सा है, तो इसका मतलब जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब आप कहेंगे कि साहब ये एडिशन ही होना जरूरी है, तो मैं कहूंगा नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है बच्चों। जैसे a इंटू बी n में ही होगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू n। अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए यहां से, उनका मल्टीप्लाई करिए, उनको प्रोडक्ट भी उसी में होगा हमेशा, तो मल्टीप्लिकेशन भी यहां पर क्या हो गया? बाइनरी। बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन कोई अगर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं उनसे जवाब की उम्मीद कर रहा हूं। कोई स्टूडेंट समझाना चाहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन में क्या समझ में आया आपको, किसको कहेंगे बाइनरी? यस सर। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, वो लोग बताएं कोई। Sir, if there are two elements in a set and we apply any operation, and if the result from the operation also lies in the same set, then the operation is called binary operation. बिल्कुल सही। अब मैं थोड़ा सा इसमें बदल देता हूं। हाँ, अब बच्चों एक बात देखो, मैं फिर नेचुरल नंबर का सेट ले रहा हूं और ऑपरेशन ले रहा हूं सब्ट्रैक्शन। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, तो जो उनका सब्ट्रैक्शन होगा वो भी n में ही होगा या नहीं होगा? नहीं भी हो सकता सर। नहीं भी हो सकता ना। अगर आप दो नेचुरल नंबर ले लें और छोटे से बड़े को सब्ट्रैक्ट करें तो, या उसी नेचुरल नंबर से उसी नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, a माइनस ए। ऐसा तो कहा नहीं है कि a और b डिफरेंट ही होने हैं, यस सर। a कॉमा ए भी ले सकते थे। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। बच्चों सबको क्लियर है? Yes, sir. सर अच्छा, इसी में एक नया खेल खेलते हैं, इंटीजर का सेट ले लेता हूं। अब मैं कोई दो इंटीजर ले लेता हूं, तो उनका जो डिफरेंस है वो इंटीजर होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा। होगा सर। हमेशा होगा ना। तो Yes. आपने गौर किया कि एक ऑपरेशन एक सेट में बाइनरी नहीं है, लेकिन यह संभव है कि वो किसी दूसरे में बाइनरी हो जाए। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन दे रहा है जेड के साथ, नेचुरल नंबर के साथ बेचारा नहीं दे पा रहा था। सभी बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. बच्चों, हमने दो चीजें समझी थी। एक तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है एक्चुअल में। कोई अगर आपके पास कोई सेट है, उसके कोई भी दो एलिमेंट उठाइए और जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है वो लगाइए, अगर आउटपुट हमेशा उसी सेट में है, देन दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। और दूसरी बात हमने ये समझी, एक सेट में कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो जरूरी नहीं है दूसरे में भी वो बाइनरी का रोल निभाए। बाइनरी ऑपरेशन काफी हद तक सेट पे डिपेंड करता है, सेट पे डिपेंड करता है, मैं फिर कह रहा हूं। तो अब पहले मुझे लगता है बाइनरी डिफाइन कर देना चाहिए मुझे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अच्छा, हम मैथ्स वालों की आदत होती है कि हम हर चीज को एक फंक्शन बना देते हैं, तो ये भी एक फंक्शन है। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी समझना चाहिए आपको कि एम्प्टी सेट लेके क्या करोगे,
नॉनसेंस रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो नॉन एम्प्टी मतलब कुछ तो होना चाहिए भाई उसमें। अ फंक्शन f from s to s is called a binary operation। मतलब इसको ध्यान से ऐसे समझो, अच्छा एस में से कोई एलिमेंट उठाया, एस में से कोई दूसरा उठाया, और फिर जो आउटपुट है वो भी एस में ही आए। कहने का तरीका ये रहेगा, आप ऐसे समझिए, दैट इज ए ऑपरेशन बी। अब हमें नहीं पता बच्चों की ऑपरेशन क्या है, तो ऑपरेशन के लिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऐसा छोटा सा ओ बना लेंगे। कई किताबों में ऐसा भी लिखा होगा स्टार जैसा, मतलब ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू एस फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एस। अगर ऐसा हो रहा है कि कोई भी ए और बी ले लीजिए, ए ऑपरेशन बी एस में ही आ रहा है, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया है या डाउट है किसी को? यस क्लियर सर। यस सर, क्लियर है। अब एक बात बताइए, एडिशन, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस and Z are Q and C। इनमें कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, दो ऐड कर दीजिए, रियल ही मिलता है। दो रेशनल ले लीजिए, ये सॉरी ये तो काट दिया था मैंने, ये कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, तो मेरे ख्याल से इसमें सबको क्लियर होगा। सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन किसमें होगा इनमें बाइनरी ऑपरेशन? Integers. Z R Q C, but not on नेचुरल नंबर के सेट में नहीं हो पाएगा ना, बाकी जो होगा ठीक है ना? यस सर। यस सर। दो रियल नंबर का डिफरेंस रियल नंबर होता है, रेशनल का रेशनल होता है, कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स होता है। इन सब में सब्ट्रैक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन होता है। सभी बच्चों को क्लियर है इतना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक। तो बच्चों ऑपरेशंस जब आपने पढ़े, आपने बहुत सारे ऑपरेशन पढ़े हैं बचपन में, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैंने बचपन में कहा कि आपने ये 4 पढ़े हैं, फिर आप 6 या 7th में आए होंगे, आपने स्क्वायर रूट पढ़ा होगा। ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब समझो बच्चों, ये जैसे ऑपरेशन है प्लस वाला, यहां से इनपुट डालो कुछ, आपने कहा साहब हमने इनपुट डाल दिया कुछ, इसमें इनपुट क्या डाला, जैसे 3 और 5 डाल दिया आपने। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। यहाँ वो तो सर ब्लू स्क्रीन दिख रही है। तो तू आ रही। ब्लू आ गया है अपने आप ही, बोर्ड बंद हो गया। अब ये दिक्कत करने लग गया है, 1-2 दिनों से हैंग कर रहा है। अब बोर्ड खुलने में फिर 2-3 मिनट लगेंगे।
तो सुनिए प्लीज, आप इनपुट एक मशीन जैसा, जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, ऐसी मशीन सोचिए जिसमें प्रोसेसिंग होती है। आपने इनपुट में 3 और 5 डाल दिए, मशीन ने अंदर प्रोसेस किया, जिस प्रोसेस को आप एडिशन कहते हैं, और फाइनली 3 और 5 का सम 8 जो है आउटपुट के तौर पर बाहर को आ गया। तो ये ऑपरेशन हुआ, क्योंकि कुछ तो और जो प्लस साइन है वो ऑपरेटर हुआ। जो प्लस का साइन होता है बच्चों, वो ऑपरेटर का साइन है। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हैं। ऐसी एक मशीन स्क्वायर रूट वाली है, जिसमें आपने 16 डाला और स्क्वायर रूट के बाद 4 आ गया, तो ये भी अपने आप में ऑपरेशन है। फिर आप 7th में आए होंगे तो आप लोगों ने या 7th 8th में क्यूब रूट पढ़ा होगा, वो भी एक ऑपरेशन था, मैथमेटिकल ऑपरेशन। फिर जब आप लोग 9th में आए थे तो नए नए ऑपरेटर और भी पढ़े आपने, ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर पढ़े, साइन कॉस। जैसे साइन वाली वॉशिंग मशीन है, कोई मशीन है जिसमें साइन लिखा हुआ है, आपने उसमें 30 डिग्री डाला और 1/2 बाहर आ गया, तो ये इनपुट कुछ और था, आउटपुट कुछ और था, तो श्योर है कि प्रोसेसिंग तो हो ही रही है। तो ये ऑपरेटर है आपके पास। लॉग और एक्सपोनेंशियल भी ऑपरेटर है। लॉग भी यही करता है, कुछ इनपुट दे दो, कुछ आउटपुट अलग दे देगा। बच्चों यहां से उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑपरेटर नए तरह से, डिफरेंशियल ऑपरेटर। आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़े होंगे आपने। d/dx वाली एक मशीन है, उसमें sin x डालिए cos x मिलेगा, तो मतलब कुछ प्रोसेस तो हुआ है अंदर। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ बच्चों, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाद आप लोगों ने इंटीग्रल ऑपरेटर भी पढ़े, वहां भी यही है, किसी चीज का इंटीग्रेशन करो और आंसर कुछ और आता है। फिर आप और आगे बढ़ते हैं, आपने मैट्रिक्स पढ़े हैं। मैट्रिसेस भी लीनियर ऑपरेटर ही हैं बच्चों। ये लीनियर विनियर तो बाद में होंगे, अभी तो ऑपरेटर की बात हो रही है खाली, मैट्रिक्स भी ऑपरेशन करते हैं। तो अभी इतना ही शामिल कर लेते हैं, यहां तक हर बच्चे ने पढ़ा होता है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बचपन से लेकर आज तक आपने ढेर सारे ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं। उनमें से हम सभी ऑपरेशंस को नहीं ले रहे हैं, उनमें से हम उन्हीं ऑपरेशंस को ले रहे हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों सेट के अंदर ही रहे, कहीं बाहर ना जाए, सेट से बाहर ना जाए। तो ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। क्या बाइनरी हर बच्चे को क्लियर हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, तो मेरा बोर्ड काम नहीं कर रहा है, मैं फिर भी आपको तब तक एक सवाल देता हूं। 8 सेट ले लीजिए जिसमें 3 एलिमेंट है, -1, 0 और 1, 3 ही एलिमेंट है, -1, 0 और 1। अच्छा बताइए, एडिशन इसमें बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं? कोई भी 2 लीजिए और जोड़िए, क्या इसी सेट का एलिमेंट आएगा? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर होगा। कोई भी 2 कहा है, कोई भी 2 डिफरेंट नहीं कहा है। 1 + 1 करिए तो नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। देखो, नहीं तो होगा ट्रैप में सर। फंस गए ना। फिर जल्दीबाजी नहीं करनी है यार, कोई बात नहीं। तो समझ में आया होगा आपको कि अरे हम जल्दी में फंस रहे थे। आपको जब मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए और आउटपुट उसी में आना चाहिए, तो कोई भी 2 का मतलब कोई भी 2 डिफरेंट थोड़ी का है, दोनों सेम भी तो हो सकते हैं बच्चों। तो अब क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये सेट एडिशन में, यहाँ एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ना, क्लियर है? अच्छा चलो मल्टीप्लिकेशन करो। Yes, sir. अब मल्टीप्लाई में ट्राई करो तो। सर बाइनरी हाँ, 1 सर, × हो 1। Yes, sir. It's a binary operation. हाँ, मतलब ऐसा मत सोचिएगा
कि बाइनरी ऑपरेशन बनाने के लिए इनफाइनाइट सेट ही लेना जरूरी है, या कोई स्पेशल ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ही लेना जरूरी है? नहीं, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं बच्चों। आप लोग जो ले रहे हैं ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। सबको क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस क्लियर हो गया। Clear, sir. अब यहां पर एक चीज और आएगी कि अगर मेरे पास कोई एक सेट है, मेरे पास कोई सेट है और उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो फिर मैं उसको क्या नाम दूं? सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन को क्या नाम दूं? बाइनरी सेट। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। वेरी गुड। बच्चों उसको कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अगर मेरे पास कोई सेट है और सेट में एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, स्क्रीन शेयर सबके साथ हो पा रही है? यस यस सर। यस सर। पूरे 10 मिनट ले रहा है ये। तो बच्चों कभी भी अगर आपके पास एक सेट है और उसके साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तो अब इसका नया नाम होगा और इसका नाम होगा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। नाम से देखिएगा, अलजेब्राइक क्यों कहा गया होगा, टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्यों नहीं कहा गया होगा इसे? इस पे थोड़ा सा बातचीत की जरूरत और है, लेकिन मेरी परेशानी यह है कि मेरे यहाँ कोई मेहमान आ गए हैं और ठीक 11 से फिर क्लास है। मेरे पास 10 मिनट है उनके साथ बैठने का, तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ आपके साथ अभी। कल प्लीज मुझे रिकॉल कराइएगा अगर मैं कुछ और शुरू कर दिया तो, वरना मैं यहीं से मैं बताना चाहूंगा कि आखिर ये नाम क्यों रखे गए हैं। बच्चों साइंस में जो भी नाम रखे जाते हैं उसकी कोई वजह होती है। वो आपके हमारे जैसे नाम नहीं है नॉनसेंस तरीके से, कुछ भी मन आ रहा है हमारे घर वालों का इसलिए हमने नाम रख दिया, ऐसा नहीं है।